बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज एड्रेनोसेप्टर एगनिस्ट या जिनको हम बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। ओवरव्यू की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप है और ये ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्टिव होता है जब हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे कोई भी शेर भाग रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है डैट न्यूरोट्रांसमीटर इज द नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा। नॉरएपिनेफ्रिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है उनको हम बोलते हैं एड्रीनो रिसेप्टर्स। ये जो एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये प्री साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होती हैं और पोस्ट साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होती हैं और ये रिलीज़ होता है इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। और उसके अलावा जो एड्रीनल मेडल्ला होता है ना एड्रीनल मेडल्ला भी रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन को। नर्व टर्मिनल रिलीज़ करता है नॉर एपिनेफ्रिन को। जब हम एड्रीनल मेडल्ला की बात करते हैं ना तो वो 80% रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन जबकि 20% रिलीज़ करता है वो नॉर एपिनेफ्रिन। अब नर्व टर्मिनल के अंदर तो उसका सीधा सा एक्शन होगा कि नॉर एपिनेफ्रिन जाके पोस्ट साइनेप्टिकली रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर देगी, लेकिन हमने कहा कि एड्रीनल मेडल्ला रिलीज़ करो। एड्रीनल मेडल्ला का तो नर्व के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एपिनेफ्रिन क्या करेगी ये सर्कुलेशन के अंदर एंटर होगी और सर्कुलेशन के थ्रू ये जाएगी टारगेट टिश्यू के पास। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स या जिनको हम एड्रीनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं और एड्रीनर्जिक एगनिस्ट भी बोलते हैं। ये ऐसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिजेंबल कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पर ऐसे ड्रग्स आते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑपोजिट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं सिंपैथोलिटिक ड्रग्स या फिर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग या फिर एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है, उसको समझ लेते हैं। अब हम बात करने लगे हैं एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन की कि जो हमारे पास कैटेकोलामाइंस हैं उनकी सिंथेसिस कैसे होती है और वो वेसिकल के अंदर स्टोर और साइनैप्स के अंदर रिलीज़ कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी। जब हम कैटेकोलामाइन के सिंथेसिस की बात करते हैं तो वो शुरू होती है फ्रॉम द प्रोटीन। जब हम डाइट के अंदर प्रोटीन लेते हैं तो वो स्टमक के अंदर अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटते हैं और इंटेस्टाइन के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके अंदर जो टायरोसिन होता है ना वो कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। टायरोसिन इज इन्वॉल्व इन कैटेकोलामाइन सिंथेसिस। अब ये जो टायरोसिन होगा ना ये मूव कर जाएगा इनटू द साइनेप्टिक टर्मिनल बाय दिस ट्रांसपोर्टर। दिस ट्रांसपोर्टर इज द सोडियम टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये आ जाएगा इनटू द नर्व टर्मिनल। तो टायरोसिन आ गया इनटू द नर्व टर्मिनल। नर्व टर्मिनल के अंदर आकर टायरोसिन के ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है। दैट एंजाइम इज द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डोपा। ये कन्वर्ट हो गया इनटू डोपा और डोपा से फिर हमें पता है कि बनता है डोपामीन। डोपामीन ये वाली जो रिएक्शन है ना इनको हम आगे जाके कैटेकोलामाइंस की जब सिंथेसिस और कैटेकोलामाइन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना नॉन कैटेकोलामाइन से, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब हम इनके स्ट्रक्चर से रिलेट करके ये सारे रिएक्शंस को डिटेल से समझेंगे। तो डोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज ये बन गया डोपामीन। अब डोपामीन खाली इस नर्व टर्मिनल के अंदर अगर रहेगा ना तो उसको ये वाला एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस एंजाइम इज द मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज क्या करेगा डोपामीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास आगे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम डोपामीन को भेज देते हैं वेसिकल के अंदर। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है डोपामीन ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू हम भेज देते हैं डोपामीन को इनटू द वेसिकल। ये आ गया इनटू द वेसिकल। अब वेसिकल के अंदर अगला रिएक्शन होगा। अगले रिएक्शन में क्या होता है कि डोपामीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामीन कन्वर्ट हो गया इनटू नॉरएपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज या कुछ जगहों पे डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज भी लिखा होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये आगे जाकर साइनैप्स के अंदर कैसे रिलीज होगा। वेसिकल के साथ कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे करके ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस प्रोटीन को हम साइनेप्टोब्रेविन भी बोलते हैं। साइनेप्टोब्रेविन बोलते हैं। जबकि जो नर्व टर्मिनल का एंड होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाली प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज द सिंटेक्सिन। सिंटेक्सिन
ये जो साइनेप्टोब्रेमिन है इसने इसके साथ फ्यूज़ करना है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो सिंटैक्सिन की ये वाली साइट है ये ऑक्यूपाई हुई हुई है ये दो स्ट्रक्चर्स से। इन दो स्ट्रक्चर्स को आपस एक दूसरे से रिपेल करना है। इन दोनों को रिपेल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो हमें पता है कि कैल्शियम चैनल खुलते हैं। कैल्शियम चैनल नहीं तो वेसिकल की फ्यूजन करवानी होती है ना, तो कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, यहाँ से कैल्शियम आयन अंदर आएंगे। अब ये जो कैल्शियम होंगे ना ये इस सिंटैक्सिन के साथ बाइंड कर देंगे, यहाँ पे आगे बाइंड कर देंगे। जब ये बाइंड करेंगे तो दोनों पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे भी बाइंड करेगा, यहाँ पे भी, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये वाली साइड खुल जाएगी। अब जो साइनेप्टोब्रेमिन है वो सिंटैक्सिन के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो आ जाएगा इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो नॉरएपिनेफ्रिन कैसे आया, साइनेप्टोब्रेमिन ने फ्यूज़ किया सिंटैक्सिन के साथ, तो इस तरह से नॉरएपिनेफ्रिन आ गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन आया, इसके 3 आगे मैकेनिज्म्स होंगे। या तो ये आगे जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर देगा, यानी अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि अंदर की तरफ लिंक होता है GQ प्रोटीन के साथ। यहाँ पे बात करें या फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला जो रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर इज द बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो कि G स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ लिंक होता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है बीटा 2 जो कि G स्टिमुलेटरी के साथ लिंक्ड होता है। एक तो ये इसका अपटेक मैकेनिज्म हो सकता है कि ये आगे जाकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाए। दूसरा इसका मैकेनिज्म ये हो सकता है कि यहाँ पे यानी पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दिस एंजाइम इज द कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, COMT, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन का ब्रेक डाउन करवा देता है, यानी ये इसका ब्रेक डाउन करवा देगा। तो ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। तीसरा मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये चली जाती है दोबारा से साइनेप्टिक टर्मिनल में, तो इसको हम बोलते हैं रीअपटेक मैकेनिज्म के थ्रू ये दोबारा से चला जाएगा इनटू द साइनेप्टिक टर्मिनल। नॉरएपिनेफ्रिन दोबारा से आ गया इनटू द साइनेप्टिक टर्मिनल। अब यहाँ पे अगर ये रहेगा तो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है मोनोमाइन ऑक्सीडेज ने इसको तोड़ देना, तो यहाँ तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज, या फिर ये दोबारा से चला जाएगा इनटू द वेजिकल के अंदर दोबारा से चला जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होते हैं। उसके अलावा बात करें तो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो ये चला जाता है इनटू द सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन से ये चला जाएगा इनटू द लिवर या फिर किडनी, लिवर या किडनी के थ्रू ये फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन या तो जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाएगा या फिर COMT की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर सर्कुलेशन के अंदर जाकर लिवर और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा, या फिर रीअपटेक मैकेनिज्म के थ्रू ये दोबारा से साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर चला जाएगा। साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर या तो ये दोबारा से वेसिकल के अंदर चला जाएगा या फिर मोनोमाइन ऑक्सीडेज इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके अलावा बात करें तो ये जो वेसिकल होता है ना ये भी दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो क्लैदरिन होती है ना, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज द क्लैदरिन, ये क्या करते हैं कि ये वेसिकल को दोबारा से पुल कर लेते हैं पीछे की तरफ, तो ये इसकी रिसाइकलिंग होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमने सारा मैकेनिज्म पढ़ा है इसके कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं? सबसे पहला इनहिबिटर आता है मिथाइल टायरोसिन। ये क्या करता है कि ये जाकर इनहिबिट कर देता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जब इनहिबिट होगा तो टायरोसिन डोपा के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो मिथाइल टायरोसिन है ना ये सिंपैथोलिटिक है, यानी ये सिंथेसिस ऑफ कैटिकोल अमाइन को कम कर देता है बाय मेकिंग टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज लेस एक्टिव। तो ये बात होगी मिथाइल टायरोसिन की। नंबर 1 हमने इनहिबिटर पढ़ लिया मिथाइल टायरोसिन। नंबर 2 इनहिबिटर आता है रिजरपाइन। क्या करता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर हमने यहाँ पे पढ़ा है ना इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है, रिजरपाइन, RESERPINE। रिजरपाइन क्या करता है कि ये जो हमने डोपामिन ट्रांसपोर्टर पढ़ा है जो कि डोपामिन को वेसिकल के अंदर लेके जा रहा है इसको इनहिबिट कर देता है रिजरपाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्वानाथिडीन एंड ब्रिटाइलियम। ग्वानाथिडीन और ब्रिटाइलियम क्या करते हैं कि ये जो साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन की आपस में फ्यूजन होती है ना इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज नहीं होती।
तो इन्होंने क्या कर दिया, इसकी रिलीज़ को कम कर दिया। नेक्स्ट कुछ फैक्टर ऐसे आते हैं जो कि इसके रिलीज़ को ज़्यादा करते हैं, यानी साइनेप्टोब्रेविन को सिंटेक्सिन के साथ फ्यूज़ कराने में हेल्प करवा रहे होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं? इसके अंदर हमारे पास आते हैं एम्फिटामीन्स, और इसके अंदर आते हैं टायरामीन्स। एम्फिटामीन्स और टायरामीन्स क्या करते हैं कि ये जो साइनेप्टोब्रेविन और सिंटेक्सिन है, इनकी आपस में फ्यूजन को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, जबकि ग्वानाथिडीन और ब्रिटाइलियम इसकी फ्यूजन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद आते हैं कि ये जो हमने ट्रांसपोर्टर पढ़ा ना रीअपटेक के लिए, इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? ये काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर आता है हमारे पास कोकेन आ जाता है। उसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो भी करते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर आते हैं इसके अंदर। एक आता है हमारे पास एटोमोक्सिटीन, एक आता है रिबॉक्सिटीन या टाइन, और एक आता है हमारे पास मिथाइल फेनिडेट। तो ये वाले जो सारे कंपाउंड्स हैं, ये इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक कम हो जाता है। रीअपटेक जब कम होगा तो हमारे पास जो नोरेपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, यहाँ पर COMT के थ्रू ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे पास होते हैं कुछ इनहिबिटर्स। एक और इनहिबिटर भी होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा मिथाइल डोपा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अल्फा मिथाइल डोपा। ये क्या करेगा कि ये टायरोसिन के ही मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगा। ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले नर्व टर्मिनल के अंदर चला जाएगा, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा मिथाइल डोपामीन के अंदर। अल्फा मिथाइल डोपामीन के अंदर जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा इनटू द वेजिकल के अंदर। जब ये जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा इनटू द अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ये कन्वर्ट हो गया इनटू अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन। अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन आगे यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा जैसे नोरेपिनेफ्रिन हुआ था। लेकिन क्या होगा कि जो अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन है ना, वो आगे रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का इनहिबिटर है। क्या किया इसने? ये टायरोसिन की तरह अंदर गया, इस यही वाले एंजाइम यूज़ किए जो कि टायरोसिन ने यूज़ करने थे। अब ये वाले एंजाइम क्या होंगे? लेस अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। तो इस तरह से ये इनहिबिटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ और इनहिबिटर्स को देख लेते हैं कि ये जो माओ हमने पढ़ा है, यानी मोनोमाइन ऑक्सीडेज, इसको इनहिबिट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं सेलिग्लिन, उसके अलावा पारगाइलिन, उसके अलावा एक कंपाउंड आता है ट्रेनाइल सिप्रोमीन और एम्फिटामीन हमने यहाँ पे भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी आ जाएंगे एम्फिटामीन्स। तो ये चार कंपाउंड है, सेलिग्लिन, पारगाइलिन, ट्रेनाइल सिप्रोमीन एंड एम्फिटामीन। ये क्या करते हैं कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये वाला एंजाइम इनहिबिट होगा तो नोरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो ये जो हमने COMT पढ़ा है, यानी कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, इसको इनहिबिट करने वाला एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं एंटाकैपोन क्या करता है कि COMT को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी नोरेपिनेफ्रिन की ब्रेकडाउन कम हो जाएगी। नोरेपिनेफ्रिन की जब ब्रेकडाउन कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स के ऊपर आकर बाइंड कर देगा। उसके अलावा रेजरपिन के बारे में एक पॉइंट आता है कि पास्ट में हम इसको एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करते थे। क्यों एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करते थे? क्योंकि जो नोरेपिनेफ्रिन है उसका काम ये होता है ना कि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है रेजरपाइन के बारे में। ये जो रेजरपाइन है ना, इसने क्या किया था, डोपामीन की अपटेक जो वेजिकल के अंदर होती है इसको रोक दिया था। इसको हम पास्ट के अंदर यूज़ करते थे एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर हम इसको क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि ये जो रेजरपाइन होता था ना, ये नोरेपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को रोक देगा, और नोरेपिनेफ्रिन ने क्या करना होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करनी होती है।
अब जब नॉरएपिनेफ्रिन ही नहीं होगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसका ये एक नुकसान ये होगा कि ये जो डोपामीन है ना, इसकी भी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। और डोपामीन हमें पता है कि जो भी काम हम काफ़ी जोश से या शौक से कर रहे होते हैं ना, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा डोपामीन लेवल ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में हमारा डोपामीन लेवल ज़्यादा होता है। तो जब डोपामीन कम होगा तो डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से सुसाइड केसेस ज़्यादा होने लग गए थे रिजरपाइन की वजह से। क्यों ज़्यादा होने लग गए थे सुसाइड केसेस? क्योंकि डिप्रेशन लोगों को बहुत ज़्यादा होने लग गया था। उसके अलावा बात करें तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, इसका एक ऑटो इनहिबिटरी मैकेनिज्म भी होता है। ये ऑटो इनहिबिटरी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि यही वाला जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना, इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है ना, वो ऑटो इनहिबिशन करवाता है। कैसे ऑटो इनहिबिशन करवाता है कि ये लिंक होता है जी इनहिबिटरी के साथ। जी इनहिबिटरी ने हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी को कम करना होता है। साइक्लिक एएमपी कम होगा तो उसके अलावा जी इनहिबिटरी का जो बीटा और गैमा सब यूनिट होता है ना, वो पोटाशियम चैनल को भी खोल देता है। पोटाशियम सेल से अंदर जाएगी और रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की फर्दर रिलीज़ होती है, उसको नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल आके ही इनहिबिट करते हैं। यानी ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, यही आके यहाँ पे बाइंड करेगी, जी इनहिबिटरी प्रोटीन एक्टिव होगी और नॉरएपिनेफ्रिन की फर्दर रिलीज़ रुक जाएगी।